ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उन मंसूबों की जिससे वो बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान चाहता है कि भारत में अशांति रहे, भारत पनपे नहीं, और साथ ही जो विदेशों का जो विश्वास विदेशी नेताओं का जो बढ़ रहा है भारत के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं वो खोट डालना चाहता है, उस पर कहीं ना कहीं चोट मारना चाहता है। पीयूष जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर अमेरिका की क्या कुछ भूमिका है इसमें, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो कैरी फंड जो दिया जा रहा है वो भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन शर्तों पर ये फंड दिया जाता है वो अब मैच नहीं करती हैं इस वक्त की स्थिति से। देखिए, अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका, अगर हम ये सच कहें तो अमेरिका का ही ये करा कराया खेल है सारा। आतंकवाद जो है, पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है, अमेरिका ने पहले जब अफगानिस्तान में रूसी सेना थी वहां पे, तो उसके खिलाफ जो है अमेरिका ने जो है इन्हीं तालिबानियों का इस्तेमाल किया था वहां की। और फिर बाद में जो है लगातार उसने जो है वॉर अगेंस्ट टेरर में जो है पाकिस्तान की मदद ली, उससे कहा कि आप इसमें शामिल होइए, और जो है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा फंड वहाँ लगातार पाकिस्तान को देते रहे, अब भी देते रहे। जबकि इतनी सारी स्थिति हो गई, हमको लगता है शायद भारत के करीब आए, अब अमेरिका आ रहा है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामरिक महत्व की स्थिति, उसकी वजह से। लेकिन फंडिंग लगातार अमेरिका उसको करता रहता है। अमेरिका जी, क्या अमेरिका इसका कुछ ब्यौरा रखता है कि आखिर कहां पर इसे खर्च किया जा रहा है? क्योंकि किसी मकसद से, ये इस मकसद से तो दिया नहीं जाता कि आतंकवाद को आप बढ़ावा दीजिए, तो क्या कुछ रूल रेगुलेशन है? नहीं, देखिए, ये आतंकवाद की नहीं, टेरर, फाइट अगेंस्ट टेरर के नाम पे दिया जाता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए, ये पूरा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए नहीं दिया जाता है कि आप खुद ही अपना एक आतंकी ग्रुप बनाएं और पड़ोसियों को परेशान करें। देखिए, उसमें तो फिर सऊदी अरेबिया से भी आतंकवादी जो ग्रुप है उनके पास पैसा आता है, लेकिन अमेरिका ऑफिशियली देता है, वहां के विकास के लिए कुछ पैसा देता है, और कुछ जो है कि फाइट अगेंस्ट टेरर जो है, जो बैटल अगेंस्ट टेरर है, उसके खिलाफ जो है वो उसके मद में पैसा देता है। शर्त है अमेरिका की कि अब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, इस वजह से इसे फंडिंग एलोकेट की जाती है, तो क्या ये कहीं जायज है अमेरिका का ये वक्तव्य? नहीं, वो कहता है। देखिए, ये डिप्लोमेसी होती है पूरी की पूरी, ये सब खेल, उसमें अमेरिका का भी अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो भी चाहता है कि भारत में जो है शांति न बनी रहे, ताकि भारत भी उसकी तरफ देखता रहे, और पाकिस्तान और भारत के मधुर रिश्ते हो। ये बहुत से देश नहीं चाहते, जो आसपास के देश, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो इसीलिए वो ये खेल खेलते हैं। और पाकिस्तान एक तरफ तो जो है वो उसको कंडम करते हैं, लेकिन कभी भी जो है जो अमेरिका ने, देखिए आप, चाहे वो हेडली का मामला रहा हो, उसको भी हैंड ओवर करने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया है। कोई भी जो आतंकवादी भारत ने रिक्वेस्ट करी है, अमेरिका ने उस तरह से उसको इंटरटेन नहीं किया है। अमेरिका बातें तो बहुत करता है, लेकिन कभी भी भारत की मदद नहीं करी है उसने। अभी भी देखिए, भारत ने तो उसको, उनके साहब राष्ट्रपति को, ओबामा साहब को बना दिया गेस्ट आपने 26 जनवरी को, लेकिन तुरंत जो है अभी ये इतना सब कुछ हो रही है, इसके बाद इतना तो बड़ा अमेरिका ने जो है इतनी बड़ी शरद जी, क्या आप ही समझते हैं कि अमेरिका दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहता है? बिल्कुल, लेकिन यह है कि अब अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चीन के का मुकाबला एशिया में करने वाला सिर्फ भारत देश है, और चीन से अमेरिका को ज्यादा खतरा है। और जो दूसरी वजह है अमेरिका की पाकिस्तान को मदद करने की, वो वजह है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में जो रसद और जो हथियार, गोला बारूद अमेरिकन फौजों को जो भेजा जाता है, उसका रास्ता ग्वादर पोर्ट से जो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का जो भौगोलिक क्षेत्र है और कोई तरीका जो वहां पे कोई रसद भेजने का नहीं है, तो वो अमेरिका की एक मजबूरी है। और पाकिस्तान ने एक इतनी इसमें महारत हासिल कर ली है कि एक तरफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि एक तरफ तो आप वो चोर के साथ चोरी करो और ऐसे को तुम जागते रहना, तो ये दोनों काम में बड़ी महारत इन्होंने कर ली। तो जब भी कोई इनको फंड की दिक्कत होती है, पैसे की परेशानी होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी कोई सुनी नहीं जाती, तो आतंकवादियों को छोड़ देते हैं कि भाई तुम जाओ काम करो अपना। और जैसे कि कारगिल के युद्ध में जो भारत की जो खुफिया एजेंसियां, उन्होंने मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग, जो मुशर्रफ उस समय चीन गए हुए थे, उनकी रिकॉर्डिंग उन्हीं के जनरल के साथ जो पाकिस्तान में बात करने रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग जनता के सामने रख दी, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर ये आतंकवादी हमारे नीतियों पे नहीं चल रहे तो इनका गला काट दो। तो ये ना आतंकवादियों के सगे हैं, ना ये इनको सिर्फ अपना वर्चस्व बनाए रखना है, फौज को वहां पे पाकिस्तान में, और भारत से तनाव बना के और कश्मीर का मुद्दा ज्वलंत रखना है, और ज्वलंत रखना है। ये मुद्दा हर सरकार में ज्वलंत रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर अमित जी? देखिए, जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। जिस तरह पाकिस्तान दोहरा चरित्र अपनाता है, उसी तरह से अमेरिका भी अपनाता है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि तालिबान हो चाहे पाकिस्तान हो, कहीं ना कहीं अमेरिका ने उनको सपोर्ट दी, उनकी मिलिटेंसी को पावर दी, और कहीं ना कहीं उसके पीछे खड़ा भी रहा।
अब उसको उसी का खमियाजा भुगतना ही पड़ा अमेरिका को, चाहे लेकिन वो इसके लिए आपकी सरकार ने क्या कुछ किया? देखिए किसकी कौन सी सरकार, यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं या जी, मोदी यूपीए सरकार सरकार की? देखिए यूपीए सरकार ने समय समय पर अपना स्टैंड रखा और कहीं ना कहीं वार्ता के द्वारा इसको समझ के समाधान की कोशिश करी, लेकिन इस समय जो हालात हैं उसमें यह समस्या सामने आ रही है कि किस तरह से वार्ता करी जाए या सेना के सुपुर्द करा जाए कार्रवाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है, वो जब चुनाव का समय था उस समय वो कहा करते थे कि यदि हमारे एक सैनिक का सर कटेगा तो हम 15-50 सैनिक। मोदी फैक्टर की बात ना करें, आप अपनी सरकार की बताइए कि आपकी सरकार ने क्या कुछ करा। मैंने बता दिया कि जब यूपीए की सरकार थी, चाहे फर्स्ट टर्म की बात हो चाहे सेकंड टर्म की बात हो, पाकिस्तान से पूरी तरह वार्ता करी गई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, लेकिन उसके जो परिणाम थे वो सकारात्मक नहीं निकले। और पीयूष जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि हाँ, निश्चित रूप से जो है यूपीए के टाइम में जो है लगातार ये कोशिश की गई कि लगातार आप देखिए कि वहाँ के जो भी प्रधान राष्ट्रपति आए तो उनके साथ भी जो है एक जो, हालांकि वो अपने व्यक्तिगत विजिट पे आए थे वो अजमेर शरीफ में, फिर भी एक दोस्ताना बातचीत हुई, सब कुछ हुई। यूपीए के टाइम में थोड़ा माहौल में ये गर्मी नहीं थी, क्योंकि उस समय ये था कि डायलॉग जो है कि ये था कि भाई आप बातचीत पे ज्यादा जोर की बात चलती थी, और इसीलिए जो है कि इस तरह का जो है कि रिटेलिएटरी एक्शन भी नहीं होता था, और लगता था कि माहौल को हमको बेहतर बनाना है। और ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो है कि इस तरह की भाषणबाजी की थी चुनाव के समय, और जो एक जो भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवाद का जो एक मुखौटा है, जो राष्ट्रवाद की भावना वो भड़काना चाहते हैं पूरा, वो राष्ट्रवाद कौन सा राष्ट्रवाद है, मतलब वो जनता के भले का है या कि उसके तहत बहुत चीजें शामिल है, सैनिकरण शामिल है और भी बहुत से खतरे शामिल होते हैं, तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करके हम पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक माहौल बनाया है और ये दिखाया कि हम बदला ले सकते हैं। स्थिति तो बदली नहीं, स्थिति तो वैसी की वैसी ही है। नहीं, स्थिति बिगड़ी है। देखिए अब लगातार जो है पाकिस्तान ज्यादा तेजी से अब जो है हमले कर रहा है, तेजी से वो वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश करा जाए, तेजी से वहां पे वो बमबारी कर रहा है, तो स्थिति बिगड़ी है, बिगड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखिए डायलॉग से ही स्थिति सुधर सकती है। आप एक दूसरे पे हमले करते रहेंगे, तो सुनता नहीं ना पाकिस्तान, ये तो इलाज है नहीं पाकिस्तान का। नहीं, सुनता नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन इस लेवल पे अगर आप करेंगे, आपको फिर भी डायलॉग बनाए रखना होगा। आपको वार्निंग देने के बाद एक आध दो आपको भी, जिस तरह से पिछली बार हुआ कि उनके भी 11 लोग मारे गए, भारतीय सेना ने मारे, तो आपको लेकिन एक डायलॉग का चैनल भी चालू रखना होगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान का जो मसला है वो बहुत ही सेंसिटिव मसला है। इसमें आप जो है कि ये लड़ाई झगड़े से आपकी बहुत बात बनने नहीं वाली है। आप युद्ध भी करेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपकी अर्थव्यवस्था जिसको आप आगे, मोदी जी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक बदलाव लाना चाहते हैं, इसको विश्व की अर्थव्यवस्था के समकक्ष लाना चाहते हैं, वो उसको झटका लग जाएगा, तो सारा आपका बहुत खर्चा आ जाएगा उस युद्ध में आपका, क्योंकि अभी इतना सक्षम है भी नहीं देश। जो बयानबाजी जो आती है या फिर मंत्रियों की तरफ से पिछले कुछ सालों से जो एकदम आपकी अर्थव्यवस्था धीरी पड़ी हुई, धीरे गति से चल रही है, उसको बढ़ाना चाहते हैं मोदी जी। लेकिन अगर वो कोई युद्ध छेड़ते पाकिस्तान के साथ, या इस तरह जो है कि आप एक दूसरे से आदान प्रदान होता है बमबारी का, तो उससे निश्चित नुकसान होगा आपकी। देखिए और विकास के जो आप बात करते हैं, जहाँ पे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ढिलाई आएगी। अभी भी जो है देखिए, इसीलिए जो भी माहौल, फॉरेन इन्वेस्टर जो माहौल समझ रहे हैं क्या कैसा चल रहा है, जो इसीलिए अभी उतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा जितना कि मोदी सरकार ने अपेक्षा की थी, तो उसका भी नुकसान इनको होगा। तो जो मोदी जी का जो विकास का मुद्दा है, उसको लगातार जो झटका लगेगा, अगर वो पाकिस्तान लग रहा है, शरद जी, झटका लग रहा है, अर्थव्यवस्था को लग रहा है, छवि को लग रहा है, लेकिन क्या कुछ उपाय हैं इसके? देखिए 48 से लेके और अभी तक हम बात भी करते रहे, लड़ते भी रहे हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब तक कि फौज को किसी न किसी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े, तब तक पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। और उसके लिए हमको सैन्य कार्रवाई जैसे हमने 71 में करी थी, उस स्तर पे या उससे कम स्तर पे हमको इतनी करनी पड़े कि उनके जो सैनिक ठिकाने हैं उनको नुकसान हो। सेना को जब तक नुकसान नहीं होगा, बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हम बात करते हैं सिर्फ अपनी कमजोरी दिखाते हैं, वो हम पे हमला करते हैं, फिर हम बात करते हैं, फिर हम कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, फिर हम कहते हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। डायलॉग प्लस अगर वो अपना आक्रामक रूप भी दिखाता है और साथ ही बातचीत भी, क्योंकि भारत की तरफ से कहा जाता है अगर अलगाववादियों से बातचीत जारी रहेगी तो भारत से बात नहीं होगी। क्या ये रवैया सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको ये मालूम है कि कश्मीर का एक सूत भी जमीन, चाहे यूपी हो, चाहे एनडीए हो या कोई और सरकार हो, विदेश नीति जो है वो नदी की तरह होती है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है। कभी हजारों साल में कहीं एक बदलाव आता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है जब तक कि किसी न किसी तरह हम उनकी सेना को नुकसान ना पहुंचाएं,
या उसको इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े इस जो तनाव का माहौल बनाए रखने की कि उनको ये बंद करना पड़े। जब तक ये नहीं होगा, बातचीत करना बंद कर दें, हम क्रिकेट खेलना बंद कर दें, हम गजल गायकों को इधर से उधर जाना बंद कर दें, आना बंद कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्योंकि वहां पे उनको सिर्फ अपनी ताकत दिखानी है, उसके लिए वो उन्हें हमारे साथ तनाव की स्थिति बनाए रखना, और जिसका इनको नतीजा, जैसे तालिबान जो तालिब जो है वो जो स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं उनको तालिब कहते हैं, और जो उनकी फौज है उसको तालिबान कहते हैं। उनमें से जो एक हिस्सा टूट के तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो बना है वो इनके ऊपर हमला कर रहा है। मुल्ला फजलुल्लाह का जो है, जो उसके संस्थापक हैं, तो वो अब लेकिन अब ये उनको खाने लगा है। हाँ, अगर ये जरूर है कि वो आतंकवाद इतना बढ़ जाए पाकिस्तान में कि जैसे आज की तारीख में भी तकरीबन 100-150 लोग आतंकवादी घटनाओं में मर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ वजीरिस्तान एरिया में मर रहे हैं, चाहे मुख्य पाकिस्तानी पंजाब में, कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में मर रहे हैं, या तो इतने मरने शुरू हो जाएं कि उन्हें लगे कि हाँ शायद इससे हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। जी पीयूष जी, कहा जाता है कि युद्ध की तैयारी ही युद्ध से बचने का तरीका है। क्या भारत तैयार है अगर बात सिर्फ युद्ध की आ जाती है तो? निश्चित रूप से देखिए, भारत तैयार है। भारत अगर हम पाकिस्तान के साथ तुलना करें तो खाली अगर हम परमाणु हथियार की बात छोड़ दें या परमाणु बम की बात छोड़ दें तो भारत के पास कहीं ज्यादा सशक्त जो है हथियार है, और काफी भारत जो बहुत आगे है। लेकिन बयान तो यहाँ खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि हमारी जो सेना है वो इतनी तैयार नहीं है, हमारे पास इतने हथियार नहीं है कि अगर 3-4 दिन से ज्यादा तक अगर युद्ध चलता है तो भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। नहीं, देखिए निश्चित रूप से बहुत कम आर्मामेंट्स हैं, और उसके बाद लेकिन ये है कि पाकिस्तान की तुलना में बेहतर उनके पास जो है आर्मामेंट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई लंबा युद्ध आज के समय में बहुत आसान नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं, वही बात उन्होंने कही थी। और देखिए ये बात कह के भी जो है ये सरकार ये भी दिखाना चाहती है कि पहले हम अपने को इक्विप तो कर लें। आप देखिए जिस तरह से डिफेंस में सेक्टर में जो उन्होंने जो है कि FDI लाने के लिए खोल दिया है, उसको 49% कर दिया है। तो ये सब सरकार इस तरह के स्टेटमेंट इसलिए भी देती है कि उसकी नीयत होती है सैनिकीकरण करना, सेना को और मजबूत करने के बहाने वो जो है कि और इसलिए कहे कि हमारी कमजोर है इसलिए हम कर सकते हैं, तो वो रास्ता इनके लिए खुलता है। दूसरी तरफ से पड़ोसी देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता ही है। निश्चित रूप से देखिए युद्ध कई स्तर पर लड़ा जाता है, एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है, असली युद्ध के अलावा भी कई स्तर पर युद्ध लड़ा जाता है, तो साइकोलॉजिकल वॉर होता है, उस पर फर्क पड़ता है। अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक तरफ तो ये संदेश जाएगा कि हम कमजोर है लेकिन हम अपने को इक्विप कर रहे हैं, इसके लिए तो वो एक फर्क पड़ता है। लेकिन ये पाकिस्तान भी जानता है कि वो बहुत कमजोर है भारत की तुलना में, और वो भी नहीं चाहता है। देखिए मुझे ये लगता है कि वहां की सरकार को पहल लेनी बहुत जरूरी है। वहां पे जो आर्मी, सेना का और ISI का जो वर्चस्व है उसको कम करना होगा। इसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की जो इलेक्टेड जो चुनी हुई सरकार है उनको पहल लेनी होगी, और ये नवाज शरीफ को ये कोशिश करनी पड़ेगी किस तरह से वो जो है सेना के दबाव से अलग हटें, और वो डायलॉग की स्थिति को बनाए रखना होगा और बढ़ के आगे कदम उठाने पड़ेंगे। जी कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की या फिर अगर मजबूती की बात की जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। मिश्रा जी, क्या क्योंकि हमेशा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि यूपीए शासन में उतनी अधिकार या फिर उतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी अगर बात करी जाए हथियारों की या फिर डिसीजन लेने की, क्या आप सहमत हैं बीजेपी की इस बात से? नहीं, देखिए ऐसा मैं पूरा सहमत हूँ कि यूपीए सरकार में कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं, कैपेसिटी थी। और अभी आप जो डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट है कि भारत अभी कमजोर है, वह 3-4 दिन तक से ज्यादा युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा एक डिफेंस मिनिस्टर जो शायद आए हैं पूर्णकालिक डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, अभी नए हैं, उनको इस तरह बयान नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं से इससे सेना के मनोबल पे भी फर्क पड़ता है, और जो क्षेत्र देश की जनता है उसका भी मनोबल गिरता है, क्योंकि मनोबल तो ऐसे वक्तव्यों से भी गिरता है जब पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं आप, जब वोट आती है भारत में और आप कहते हैं कि बिना किसी जांच के, बिना किसी जानकारी के आपको आतंकी वोट नहीं करार देना चाहिए, तो क्या यहाँ पर मनोबल नहीं कमजोर होता है नहीं। सेना का? अगर बगैर जानकारी के आप करते हैं तो गलत है, लेकिन जब जानकारी उपलब्ध थी तो सेना ने जो कार्य करा, वो कोस्ट गार्ड ने जो कार्य किया वो प्रशंसनीय है, उसमें कोई संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि उसमें गलत हुआ। अगर आप पे जानकारी है और आपको लगता है कि ये मिलिटेंसी की गतिविधियां हैं तो उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए, और बिल्कुल पैरेलल आपको चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको जो आपकी जो सैन्य शक्ति है उससे भी आपको जवाब देना चाहिए, और विश्व पटल पर जाकर भी आपको अपनी बात बड़ी तार्किक तरीके से रखनी चाहिए। शरद जी, क्या आप भी इससे सहमत हैं कि इस वक्त जो विपक्षियों की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं स्थिति को काफी गंभीर बनाती है? देखिए, जब भी कोई देश पे खतरा होता है या कभी देश तनाव की स्थिति से गुजरता है तो उसमें सारी पार्टियों को एक मत होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए,
और अगर कोई किसी तरह का शक है तो वो शक जो है वो अपनी ही सेना या अपने ही जो तटरक्षक दल है उनके हित में होना। जैसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट शुड ऑलवेज बी विद योर ओन पीपल। तो ये नहीं कि ऐसी कोई बात ना करे जिससे पाकिस्तान को मदद मिले। वो कहे कि देखिए साहब हिंदुस्तान तो कह रहा है आतंकवादी, और उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो जी एक आम नाव थी जो चली आ रही थी और उसमें स्मगलर आ रहे थे। क्योंकि स्मगलर जो हैं वो आत्महत्या नहीं करते हैं। स्मगलर जो हैं वो अगर पकड़े भी गए तो 5 साल 10 साल की सजा उनको हो जाएगी। कोई स्मगलर आत्महत्या नहीं करेगा। और वो जिस एरिया में ये लोग काम कर रहे थे वो एरिया ना तो तस्करों का इलाका था, ना वहाँ मछुआरे होते हैं। ये भी डाउटफुल है मतलब कि वो उन्होंने आत्महत्या करी या उनपे भारत की तरफ से चलाएगी गोली। और उसके जो हमारे इसके अलावा भी पीयूष जी ये बात भी आई थी कि उनकी रिकॉर्डिंग एक आई है जहां पर वो पाकिस्तान सरकार से लगातार संपर्क में थे और साथ ही पैसों के लेन देन की भी बात चल रही थी वहां पर। निश्चित रूप से देखिए वो वही जो खुद रक्षा मंत्रालय से ये खबर आई थी कि वो संपर्क में थे और 10 लाख रुपए मांग रहे थे। वो चूंकि कार्गो था वो उनका सामान पहुंचाने के लिए वो कहे 10 लाख रुपए मांग रहे थे, वो बातचीत चल रही थी। तो ये भी एक इशारा करती है कि वो आतंकवादी नहीं थे। वो तो जो थे कि वो तस्कर थे और वो वहां का माल जो भी था कॉन्ट्राबैंड माल जो भी था, एक सवाल ये भी तो है ये रक्षा मंत्रालय की खुद खबर सोमवार की है। बाद में जो है लेकिन ये भी कहना है कि तस्कर ऐसे रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमेशा बिजी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जब ये बोट आ रही थी तो एक तो रूट इसका वही था जो मुंबई हमले के वक्त अपनाया गया था और खाली ये सिंगल बोट थी। नहीं लेकिन वो तो है बात। लेकिन देखिए जो ये खबर आई थी वो जो इंटरसेप्ट किया था कन्वर्सेशन जो है ना वो उसके माध्यम से ये बात आई थी कि वो 10 लाख रुपए मांग रहे थे कि हमको आपको माल के उतारने के लिए हमको 10 लाख रुपए चाहिए। वो उस तरह की बात कर रहे थे। शरद जी आप इसे जल्दबाजी समझते हैं क्या भारत सरकार की तरफ से? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका मॉनिटरिंग करता है, देश विदेश से जो बातचीत चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जो जिन पे शक होता है उन नंबरों की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो उनके पास पहले से ही ये खबर थी कि कोटी बंदर जो पाकिस्तान में कराची के पास जगह वहां से ये बोट आ रही थी। इसको डॉर्नियर जो हवाई जहाज है तटरक्षक दल का उसने इसको ट्रैक करना शुरू किया था। और ये इन्वेस्टिगेशन करने गए थे वहां पे, रोकने गए थे, उनको पकड़ने गए थे। जब इन्होंने उसमें आग लगा लिया, जो बम फोड़ा है, जो भी कुछ जो घटना घटी है, क्योंकि रात की घटना थी। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो हर तरह से इसी बात को साबित करती है, क्योंकि इनकी फौज से इनकी बातचीत चल रही थी, ISI से बातचीत चल रही थी, वहां की जो मैरीटाइम कोस्टल एजेंसी है उससे इनकी बातचीत चल रही थी। तो ये बातचीत कोई ना तो तस्कर करेगा ना कोई मछुआरा करेगा। ये कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम देना चाहते थे। चिट्ठी भेजी थी पाकिस्तान को, लेकिन उसे भी नकार दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। पीयूष जी देखिए पाकिस्तान तो ऐसा करता है कि हम देखा कोई भी इस तरह घटना होती है तो पाकिस्तान ऐसा करता है। और कोई भी देश मुझे लगता है ये ऐसी स्थिति में जहां की कोई भी चीज क्लियर ना हो, ये हम भारत का वर्जन है कि उन्होंने ऐसा किया। अभी उसमें भी कोई साफ नहीं है। अगर आप देखें तो रक्षा मंत्रालय जिस तरह से स्टेटमेंट आया, पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आतंकवादी है, फिर कुछ और बातें आई, फिर जो लगातार ये क्यों स्थिति पैदा हुई, इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और जिस तरह से हमारी सरकार लगातार एक पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने में लगी हुई है तो वहां कहीं ना कहीं प्रेशर है कि मंत्री साहब को भी प्रेशर रहा होगा कि भाई आप इस तरह के स्टेटमेंट जारी कीजिए। और कसब अगर न पकड़ा जाता तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई है, जब वो चीजें आएंगी, बड़ी वजह है जो उसके अवशेष जो है, जब उसकी जांच होगी तब कुछ सब पता लगेगा। क्योंकि जिस वक्त कसाब पकड़ा गया था तब यही बात सामने आई थी कि कसाब पकड़ा गया, इस वजह से शक गया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इसी के चलते अब इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर पकड़े जाते हैं तो खुद को ही उड़ा लें? क्योंकि इतना मादा सिर्फ एक आतंकवादी के ही दिल में हो सकता है या फिर वो ही कोशिश कर सकता है। शरद जी बिल्कुल, ये जो फिदाइन संगठन होते हैं जिनका काम है वो वन वे ट्रिप होता है, वो लौटने का कोई उनके पास रिटर्न टिकट लेके नहीं आते हैं। वो जाएंगे और कसब अगर न जब तक कसब को नहीं जिंदा पकड़ा गया था, तीसरे दिन जब नहीं पकड़ा गया था, तब तक पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि हम लोगों ने खुद कराई ये घटना। और कसब को पकड़ने के बाद उन्होंने कहा ये भी उनका आदमी नहीं है। जब जियो टीवी जो पाकिस्तान का चैनल है, उन्होंने कसब के घर जाके उनके माँ बाप और रिश्तेदारों से जब बात की, तब पाकिस्तान को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हाँ ये हमारा आदमी है। और ये लखवी साहब जो हैं वो उसी कंट्रोल रूम में बैठ के वो सारी खबरें इनको बता रहे थे कि कहाँ हमला करो, कहाँ जाओ, कहाँ पुलिस वाले आए, क्योंकि वो टीवी भारतीय चैनलों को देख रहे थे कि जहाँ जहाँ NSG या जो हमारे जो नेवी के कमांडो है मार्कोस जहाँ जा रहे थे, उनसे दूसरी जगह जाके आप हमला करिए।
तो ये सारी अगर और जैसे ही ये बोट उड़ गई, अब वो कह सकते हैं कि ये तो सब हिंदुस्तानियों ने खुद कराया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। 9/11 ये जो 26/11 का किस्सा है वो भी हम लोगों ने कराया था, वो तो कसब पकड़ा गया। इनकी बदकिस्मती है कि वो अपने को मारना चाहता था, वो मार नहीं पाया, वो पकड़ा गया। बाकी जो 9 के 9 थे वो उन सब लोगों ने अपने आप को मार लिया था। जी, वहीं नेपाल के रास्ते ये खबर भी थी कि वहां पे उनको उसको यहाँ तक लाने में कहीं न कहीं जो है इंडियन जो है लोगों की तरफ से मदद उनको पहुंचाई गई थी, और खासकर जो इंटेलिजेंस जो फेलियर रहा है पूरा का पूरा उसको जी, क्योंकि ये भी एक पक्ष सामने आ रहा था कि शायद छिपा भी दी जाती है, इस बोट से हथियारों की सप्लाई हो रही थी, ये भी पक्ष एक सामने आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसमें जहां तक मुझे लगता है कि जो क्योंकि इसकी लोकेशन जिस पॉइंट पे ये नाव डूबी है वो लोकेशन नेवी और हमारे जो तटरक्षक दल के पास है। अगर ज्यादा गहरा समुद्र नहीं है तो इस नाव को भी निकालने की कोशिश की जा सकती है वहां से, और उसके बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। लाशें तो इन लोगों की नहीं मिलेंगी क्योंकि वो तो समुद्र में बह गई होंगी, लेकिन नाव से और या नाव के आसपास कुछ ऐसी चीजें हो सकता है मिले जिससे ये पाकिस्तान की पोल खुले। एक बात तो ये साफ है कि अगर 26/11 के हमले और अब की इस घटना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मजबूती आई है भारत के कोस्ट गार्ड में लेकर, या फिर सुरक्षा जो व्यवस्था है उसे लेकर मजबूती आई है। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल जो आदमी जो है कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो जो फेलियर रहे हमारे लगातार 26/11 के समय के, क्योंकि यहाँ पर आईबी ने भी टाइम पर काम किया, हमने पुख्ता करने की कोशिश करी है, उसमें हमने और भी हमने अपने इक्विपमेंट्स को बेहतर बनाया है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट बेहतर बनाए हैं उनको निश्चित रूप से, इसीलिए ये ऑपरेशन हमारा सफल रहा है। हमने उसको उनको 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 काफी चेज किया, बहुत दूर तक चेज किया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब वो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तब वो ब्लास्ट हुआ। उसमें ब्लास्ट किसकी तरफ से हुआ अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन तब ब्लास्ट हुआ और वो खत्म हुआ। तो निश्चित रूप से भारत ज्यादा बेहतर तैयार है, क्योंकि आदमी अपने गलतियों से सीखता है, जो घटनाएं होती हैं उनसे सीखता है, और ये एक अच्छी बात है। भारत सीख रहा है, इसका सर्वेलेंस बेहतर हुआ, अच्छे इक्विपमेंट इनके पास आए हैं और मुस्तैदी बढ़ी है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ की कोशिश तो करता है, क्योंकि अभी भारत में भी बराक ओबामा आने वाले हैं, दूसरा वाइब्रेंट समिट होने वाला है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है, तो क्या इनको निशाना बनाने की कोशिश में है पाकिस्तान? हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान लगातार जो है ये दिखाने के लिए और अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, और ये लगातार की देखिए इस तरह की चीजें स्थितियां बनी हुई हैं, वो इस तरह के हमले करवाता है, और ये भी दिखाना चाहता है कि उसको एक इंटरनेशनल जो है कि क्वेश्चन भी बनाना चाहता है, ताकि अमेरिका जब ओबामा आएंगे तो दिखाना चाहता है कि देखिए स्थितियां ये है कि हम ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो उकसा रहा है भारत को। भारत भी जो हमारे ऊपर जो अटैक कर रहा है, भारत भी इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, तो वो लिहाजा जो है कि इंटरनेशनल लेवल का ये मसला है, इसको सुलझाया जाए, ये बायलैटरल इशू नहीं है। तो इस तरह की कोशिश लगातार पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, आज भी कर रहा है और कल भी करेगा निश्चित रूप से, इसी दो राय नहीं है। लेकिन इसमें यही है कि अब उसका कैसे उसको भारत एक समझदारी के साथ इसका जवाब दे, ये भारत को देखना होगा कि दोनों ही रास्ते उसको अपनाने होंगे, बातचीत का भी अपनाना होगा और उसका जो है जवाब भी देना होगा, क्योंकि शांत हम भी नहीं बैठ सकते चुपचाप। जी, और बैठना भी नहीं चाहिए। मिश्रा जी, आपका क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ होनी चाहिए प्रायोरिटी अब भारत की? बिल्कुल पीयूष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पहले भी ऐसा कहा कि भारत को इस समय जो है पैडलर चढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं विश्व पटल ये भी दिखाना पड़ेगा कि कूटनीतिक तौर पे भी पाकिस्तान को विश्व पटल में रखें कि पाकिस्तान वाकई में जो है आतंकवाद का पोषक है और आतंकवाद को पोषित कर रहा है। और बिल्कुल सच है ये वाली बात कि जो बराक ओबामा जी आने वाले हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं तनाव वो भारत में कराना चाहता है पाकिस्तान, जिससे कि वो विश्व में दिखा सके कि जो आतंकवाद के आरोप प्रत्यारोप हम पे लगते हैं वो सिर्फ हम उसके लिए दोषी नहीं है, भारत भी कहीं ना कहीं हम पर आक्रमण करता है और हमें तनाव देता है। तो इस समय जो है बहुत ही समझदारी के साथ और कूटनीतिक प्रयोगों के साथ भारत को अपनी बात विश्व पटल पर रखनी चाहिए, और साथ साथ जहां पर भी हो सके वहां पर सैन्य शक्ति को आदेश देकर मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। जी शरद जी, क्या अब अपनी नीति में बदलाव की जरूरत आ चुकी है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि निर्णायक दौर आ चुका है, अब चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है इसका? देखिए, पार्लियामेंट जो हमारी सबसे बड़ी जो चीज जो पूरे देश के का जहां नेतृत्व बैठता है, जब उस पे ये हमला कर चुके, तो अब हम क्या प्रलय का इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कौन सी चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? ये चीज हमको साफ शब्दों में कहनी चाहिए कि अगर ये आप लाइन पार करेंगे तो अब आर पार होगा, लड़ाई होगी। लेकिन हमेशा हर घटना के बाद ऐसा लगता है कि ये जो लाइन है वो 2 इंच और आगे बढ़ जाती है। जी जी,
पता नहीं इसकी हद क्या कुछ होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब नेपाल से ये आतंकवाद फैला रहे हैं, खालिस्तान के खिलाफ इन्होंने आतंकवाद किया, बेंगलोर में इन्होंने ब्लास्ट कराया, चेन्नई में ब्लास्ट कराया, अभी जो कलकत्ता में के पास जो बुर्दवान में इन्होंने ब्लास्ट कराया, 9/11 का किस्सा हुआ है, तो और 26/11 का किस्सा हुआ है। इन सब घटनाओं से ऐसा लगता है कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी डर रहा है भारत। वो रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर इतनी हो गई है, पता नहीं है या नहीं है, मुझे तो ये भी शक हो रहा है। लेकिन पहले तो कांग्रेस के नेतृत्व पर ये बॉल डाल दी जाती थी कि उनके पाले में है कि वहां पर जो उनके नेता हैं मनमोहन सिंह हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन अब तो मोदी सरकार आ चुकी है, स्थिति अभी भी नहीं बदली है पीयूष जी। नहीं, देखिए स्थिति बदली है, निश्चित रूप से बदली है। जब मनमोहन सिंह थे तो इस तरह से पाकिस्तान को जवाब नहीं मिल रहा था, इस तरह से जो है वहाँ गोलाबारी भारतीय सेना नहीं कर रही थी। मोदी के आने के बाद ये बहुत बदलाव आया है कि हम उल्टा जवाब दे रहे हैं उनका, वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं या हमारे बीएसएफ के जवानों को मार रहे हैं तो हम भी मार रहे हैं वहाँ पे, हम भी वहाँ के सिविलियन को मार रहे हैं। तो कोई सॉल्यूशन, ये तो हल नहीं हुआ ना इस चीज का। अभी तो शुरुआत यही होगा, कोई बड़ा युद्ध हम नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपसे कहा, देखिए युद्ध आप देखिए, आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए। अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड टावर में, पेंटागन में, वर्ल्ड ट्रेड टावर में। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, हालांकि उसके इंटेंशन कुछ और थे, उसने इराक पे हमला किया। उसके बाद जो है क्या मिला उसको, हासिल हुआ, इराक को तबाह कर दिया उसने, उसे क्या हासिल हुआ। आज जो है पूरी की पूरी जो वो उसके लिए एक चुनौती बनी हुई है वहां पे, आईएसआई जो पहुंच गई है वहां पे, तो उसने और चुनौती दे दी है अमेरिका को। तो इस युद्ध कोई समाधान नहीं होता है उसे। अमेरिका की जो इतने सैनिक लड़े, इतने लेकिन ऐसी रणनीति भी तो नहीं है जो युद्ध के अलावा, देखिए मैं फिर भी आपको, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं होता है, युद्ध से बहुत नुकसान होता है। आपकी अर्थव्यवस्था जो संभलने लगती है वो फिर से गिर पड़ती है। तो युद्ध कोई समाधान नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जहां हम ये संदेश देना चाहिए कि हम मुस्तैद हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन साथ में डायलॉग के अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। जी, डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन शरद जी, आप कौन सा रास्ता देखते हैं जो भारत को अपनाना चाहिए? एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहिए आपसे बस। देखिए, बातचीत जो है वो एक औपचारिकता है, वो करते रहे, फर्क बातचीत से कुछ नहीं पड़ेगा जब तक कि उनको उतनी कीमत चुकानी पड़े जो अनअफोर्डेबल प्राइस है, जिसका वो खामियाजा वो बर्दाश्त ना कर पाए। जब तक उतनी कीमत उनको नहीं चुकानी पड़ेगी, हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। वो हमारे 4 मारेंगे, हम उनके 40 मारेंगे, आप करते रहेंगे। और अमेरिका ने, जब अमेरिका पे 9/11 का हमला हुआ है, उन्होंने $3 अरब और 4000 सैनिकों की जान गंवाई। उन्होंने कहा एक आदमी को पकड़ने के लिए हासिल क्या हुआ, एक आदमी को पकड़ने के लिए उन्होंने करके दिखा दिया। अगर तुम हम पे करोगे, और वहीं घुसकर उसके क्षेत्र में घुसकर उसे मारा है। क्या इतना मादा भारत रखता है पीयूष जी? नहीं रखता है, लेकिन रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इससे कुछ हासिल नहीं होता है। उसमें भी बहुत, बिन लादेन के मारने में बहुत सी कंट्रोवर्सी है, किस तरह से क्या हुआ, चुपचाप उसकी लाश को वहां पे दफना दिया पानी में, तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज है उसमें। क्या किसकी क्या भूमिका रही उसमें, पाकिस्तान ने कितनी सहायता करी अमेरिका की, तो अमेरिका की क्या भूमिका थी? क्या कुछ अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए भारत की तरफ से? देखिए भारत की तरफ से, देखिए लगातार मैं कह रहा हूं कि अपनी जो मुस्तैदी बनाते हुए एक तरीके से ये शांत भी नहीं बैठना है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पे जो है बातचीत होना बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ को ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई देखिए, आप जो है अपना अपर हैंड दिखाइए और आप हमसे बातचीत कीजिए, हम तैयार हैं। बातचीत जरूरी है। आप क्या कुछ कहेंगे मिश्रा जी इस पर? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो इसी बात का पुरजोर अपील करता हूं कि दोनों तरह से चलें, और खाली युद्ध से तो कुछ नहीं होने वाला है। युद्ध से ना तो भारत का भला होगा, ना ही पाकिस्तान का भला होगा। लेकिन समस्या ये आती है कि वार्ता किसके साथ, वहां पर 3 डायमेंशंस है, वार्ता किसके साथ करी जाए। तो जब तक पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं स्थापित होगा, जब तक वार्ता शायद सफल नहीं हो पाएगी। लोकतंत्र है वहाँ पे, 2 बार लोकतंत्र सफलता के साथ, वही मैं कह रहा हूँ, और सेना, वही मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने को सेना और आईएसआई के गिरफ्त से बाहर निकले। उसके लिए अगर भारत उनका सपोर्ट करता है, भारत आगे बढ़ता है, मोदी आगे बढ़ते हैं, अगर बीच में वार्ता नहीं रोक देते हैं तो फिर वही पीछे चला जाए, फिर आर्मी और आईएसआई हावी हो जाती है वहां पे। तो भारत खेलना पड़ेगा। एक चीज मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि कम से कम हम अपने देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें कि जो एक उदाहरण बने कि 22 साल हो गए राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं चढ़ी। उदाहरण देना यहाँ बेहद जरूरी है। अफजल गुरु को फांसी देने में पसीने छूट गए हमें। जी शरद जी, ये सही कहा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अगर भारत की बात की जाए तो भारत की रणनीति पर भी है कि भारत आखिरकार पाकिस्तान के लिए क्या रणनीति बनाकर बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार वही स्थिति बनी हुई है।
कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ उल्लंघन पर 2 गोलियां फालतू चला दी जाती है, लेकिन इसका ये कोई समाधान नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे 50 सालों तक भी पाकिस्तान के साथ भारत यूं ही जूझता रहेगा। इस वक्त बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सीमा पार से जो उल्लंघन हो रहा है सीज फायर का, इस पर क्या कुछ करेगी भारत सरकार? क्या मोदी सरकार इस पर कोई बड़ा कदम उठा पाएगी या नहीं? इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप तमाम गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए रिपोर्टर 24x7।